चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर जब ऑनलाइन स्कैम या धोखाधड़ी की खबरें सामने आती हैं तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि अरे जो लोग तकनीक को अच्छे से नहीं समझते बस वही लोग इसके जाल में फंसते होंगे, राइट। लेकिन सच कहूं तो हकीकत इससे बहुत अलग और काफ़ी डराने वाली है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे सही मनोवैज्ञानिक दबाव और बस थोड़ी सी जल्दबाजी का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को, जी हाँ, चाहे उसके एजुकेशन का लेवल कुछ भी हो, आधुनिक डिजिटल पेमेंट फ्रॉड का शिकार बनाया जा सकता है। हम इस बात की पूरी डिकोडिंग करेंगे कि डिजिटल धोखे असल में काम कैसे करते हैं और हमारे दिमाग के साथ कैसे खेला जाता है। आपको बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है। मेरे लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है। ये जो दर्द है ना, ये सिर्फ बैंक अकाउंट से पैसे कटने तक सीमित नहीं है। ये अंदर तक टूट जाने, ठगे जाने और अपनी प्राइवेसी छिन जाने का एक बहुत ही गहरा, चुभने वाला एहसास है। जब किसी की खून पसीने की कमाई बस एक क्लिक में, पलक झपकते ही गायब हो जाती है, तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत भारी होता है। ये एक ऐसा भयानक एक्सपीरियंस बन जाता है जो इंसान के भरोसे को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, आधुनिक पेमेंट का जाल। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी हमारा अपना यूपीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बनाया हुआ ये सिस्टम सच में एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। ये बिना किसी झंझट के सीधे बैंक टू बैंक, और वो भी तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ही इसकी कन्वीनियंस है। कोई लंबी चौड़ी बैंकिंग डिटेल्स नहीं चाहिए, बस एक वर्चुअल एड्रेस और अपना 4 डिजिट का छोटा सा पिन डाला और काम हो गया। लेकिन यहीं पर एक बड़ा कैच भी है। जरा सोचिए, जो चीज़ इसे इतना आसान और फास्ट बनाती है, बिल्कुल वही चीज़ इसे हैकर्स और स्कैमर्स के लिए एक खुला दरवाजा भी तो दे देती है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन एप्लीकेशंस का कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना? पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, फ्रीचार्ज, मोबिक्विक, ये सभी भरोसेमंद थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जो इसी यूपीआई सिस्टम पर बड़ी स्मूथली काम करते हैं। हम इन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्कैमर्स इन ऐप्स या तकनीक को हैक नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। वे तो इन जाने माने ऐप्स पर हमारे और आपके उस अटूट विश्वास का फायदा उठाते हैं। वे उस भरोसे को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, क्यूआर स्कैम की संरचना। चलिए एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं। अब देखते हैं कि इन स्कैमर्स की असली प्लेबुक क्या होती है। मान लीजिए किसी ने एक पुराना एयर कंडीशनर बेचने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन डाला। ये हो गया पहला स्टेप, सामान की लिस्टिंग। फिर अचानक एक फोन कॉल आता है। जो खरीदार है वो बिना किसी झिकझिके, बिना कोई मोल भाव किए तुरंत तय कीमत पर राजी हो जाता है। थोड़ा अजीब है ना? फिर आता है स्टेप 3, ट्रस्ट बनाने के लिए 1 रुपये का टेस्ट। वो खरीदार कहता है कि मैं 1 रुपया भेजकर चेक करता हूं, और फिर उसे रिफंड मांगता है। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है, बेचने वाले को लगता है कि चलो बंदा जेन्युइन है और सिस्टम सेफ है। और फिर होता है फाइनल स्टेप, 10,000 रुपये रिसीव करने के नाम पर वो एक क्यूआर कोड स्कैन करवाता है, और बूम, पैसे आने के बजाय बेचने वाले के अकाउंट से ही 10,000 रुपये कट जाते हैं। ये झूठा भरोसा जड़ाकर लूटने का एकदम सेट पैटर्न है। इस पूरे खेल में एक और बहुत ही शातिर चाल चली जाती है। स्कैमर तुरंत व्हाट्सएप पर एक आईडी कार्ड भेजता है, जो अक्सर भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी का एक फर्जी आईडी कार्ड होता है। अब हम सबके मन में सेना के लिए कितना सम्मान है, ये तो जग जाहिर है। लोग ऐसे अधिकारियों पर बिना कुछ सोचे समझे पूरा विश्वास कर लेते हैं। ये एक ऐसी मेंटल ट्रिक है जो सामने वाले के मन में तुरंत रिस्पेक्ट और अथॉरिटी की फीलिंग पैदा कर देती है, और इसका नतीजा, कोई भी उस इंसान पर शक नहीं करता या उससे पलटकर तीखे सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। अब यहाँ सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज्यादा क्रिटिकल तकनीकी अंतर को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, पैसे रिसीव करते समय यानी प्राप्त करते समय सिस्टम में कभी भी पिन डालने की जरूरत नहीं होती, कभी नहीं। पिन की जरूरत सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब पैसे अपने अकाउंट से भेजे जा रहे हों। इसे एक फिजिकल बैंक चेक पर साइन करने जैसा समझिए। कोई भी इंसान चेक पर साइन तब करता है जब उसे किसी को पैसे देने हों, ना कि तब जब उसे खुद पैसे मिल रहे हों। ये इतना सिंपल सा रूल है, लेकिन स्कैमर्स अपनी बातों में उलझाकर इसे पूरी तरह से भुला देते हैं। अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि हाई एजुकेशन या बड़े पद पर होने से इस खतरे से बचा जा सकता है, तो ये नंबर देखिए, 34,000 रुपये। खबरों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री की बेटी तक को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना पुराना सोफा बेचते समय इसी तरह के स्कैम में ठीक इतने ही पैसों का नुकसान हुआ था, और वो भी उसी क्यूआर कोड वाले तरीके से। ये वाकया इस बात का पक्का सबूत है कि कोई कितना भी पढ़ा लिखा या अवेयर क्यों ना हो, जब सिचुएशन को उस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है तो कोई भी इस जाल में फंस सकता है। तो ये बात एकदम साफ है कि सिर्फ एजुकेशन इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि धोखा नहीं होगा। चलिए अब रुख करते हैं भाग 3 का, धोखे का मनोविज्ञान।
सोशल इंजीनियरिंग, यही वो असली विलन है जिससे हमारा सामना हो रहा है। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है ऐसी चालाक रणनीतियां जो लोगों को दिमागी तौर पर उलझा देती हैं ताकि वे खुद अपनी कॉन्फिडेंशियल जानकारी दे दें या पैसे ट्रांसफर कर दें। समझिए, ये किसी फोन या सॉफ्टवेयर को हैक करने का खेल बिल्कुल नहीं है। ये सीधे तौर पर इंसान के दिमाग को हैक करने का खेल है। स्कैमर्स ऐसा जाल बुनते हैं कि लोग अपने ही हाथों से अपना सीक्रेट पिन डाल देते हैं, ये सोचते हुए कि वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। इस दिमागी खेल में स्कैमर्स मुख्य रूप से दो खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, टाइम प्रेशर और सोशल प्रेशर। एक तरफ वे फोन पर लगातार बोलते रहेंगे कि अरे सर, मेरे पास बस 15 मिनट का ब्रेक है, जो करना है जल्दी कीजिए, जिससे सोचने समझने का वक्त ही ना मिले। ये हुआ समय का दबाव। और दूसरी तरफ किसी बड़ी पोस्ट या सम्मानित पेशे का रौब दिखाकर सामाजिक दबाव बनाते हैं। जब ये दोनों चीजें, जल्दबाजी और अथॉरिटी, एक साथ मिलती है ना, तो वे किसी भी नॉर्मल इंसान की लॉजिकल और क्रिटिकल सोच को पूरी तरह से सुन्न कर देती हैं। अब आते हैं भाग 4 पर, असली दुनिया की सोशल इंजीनियरिंग। ये जो साइकोलॉजिकल खेल है, ये सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है। जर्मनी के एक अपार्टमेंट स्कैम की इस टाइमलाइन को ही ले लीजिए। सुबह के ठीक 10 बजे हैं, एक अजनबी दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि वो नया पड़ोसी है, एक स्टूडेंट है। 10:05 पर वो बाहर खड़ी एक कार की तरफ इशारा करता है और बहुत ही परेशान होकर बताता है कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। 10:10 पर वो एक फर्जी फोन नंबर देकर अर्जेंटली 50 यूरोस की मांग करता है। अब एक फेलो स्टूडेंट की मदद करने के लिए उसे पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे तक सारी सच्चाई सामने आ जाती है। पता चलता है कि वो अपार्टमेंट तो एकदम खाली पड़ा है और वो दिया गया नंबर भी पूरी तरह से डेड है। देखा आपने, ये कोई ऑनलाइन डिजिटल ठगी नहीं थी, लेकिन तरीका और पैटर्न 100% वही था। तो इस पूरी कहानी से क्या समझ आता है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कोई मशीन या टेक्नोलॉजी नहीं है। चाहे वो जर्मनी का वो फिजिकल स्कैम हो या ऑनलाइन एसी बेचने वाला डिजिटल स्कैम, असली निशाना तो हमारा दिमाग ही है। जब जानबूझकर एक झूठी इमरजेंसी क्रिएट की जाती है, तो इंसान का दिमाग बड़ी नेचुरली तुरंत मदद करने या किसी अच्छी डील को मिस ना करने के लिए रिएक्ट करता है। कहने का मतलब यह है कि चाहे धोखा फिजिकल हो या डिजिटल, दोनों का जो बेस है वो बिल्कुल सेम है, इंसान की भावनाओं और उसकी जल्दबाजी का फायदा उठाना। और अब इस एक्सप्लेनर का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, भाग 5, स्कैम से सुरक्षित रहना। ये रहे ऑनलाइन सुरक्षा के वो सुनहरे नियम जिन्हें हमेशा याद रखना है। रूल नंबर 1, पिन हमेशा सिर्फ और सिर्फ पैसे पे करने के लिए होता है, पैसे रिसीव करने के लिए कभी नहीं। रूल नंबर 2, चाहे फोन पर बात करने वाला कोई भी हो, अपना OTP कभी किसी के साथ शेयर ना करें। रूल नंबर 3, कोई भी पेमेंट करने से पहले वेबसाइट के URL में HTTPS और वो छोटा सा लॉक सिंबल जरूर चेक करें। और सबसे बड़ा और गोल्डन रूल, जब भी कोई डील बहुत ज्यादा जल्दबाजी में की जा रही हो, तो बस एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और उस सिचुएशन से मेंटली एक कदम पीछे हट जाएं। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। जब कोई बहुत ही सम्मानित सा दिखने वाला व्यक्ति, जो एकदम भरोसेमंद लग रहा हो, अचानक से किसी अर्जेंट पेमेंट के लिए भारी दबाव डालता है, तो क्या उस वक्त, उस प्रेशर में एक आम इंसान के पास रुकने और ठंडे दिमाग से लॉजिकली सोचने की मेंटल कैपेसिटी बचती है? ये एक ऐसी बेसिक ह्यूमन वल्नरेबिलिटी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। सिर्फ एक पल का ठहराव, बस 1 सेकंड सोचने का वक्त किसी भी बड़े वित्तीय नुकसान को रोक सकता है। सोचना जरूरी है, क्योंकि यही हमारी सबसे मजबूत ढाल है।